हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारद्वाज सिविल सर्विसेज। भारद्वाज सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। पॉलिटी का ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 देखा था और पार्ट 1 में हमने आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आप सभी को मैंने बताया था कि संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि 465, कुछ बुक्स कहती हैं 470 अनुच्छेद हैं। तो वो पता है क्या है, वो सब आर्टिकल्स हैं। जैसे कि ABCD होता है ना, जैसे आप पढ़ेंगे आर्टिकल 19 तो उसमें आपको ABCD देखने को मिलेगा, बहुत सारा अनुच्छेद देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो वही ABCD अगर काउंट करेंगे ना आप सारे अनुच्छेद का, तो आपको उतना देखने को मिलेगा। नहीं तो अगर आपको डायरेक्ट कोई कहता है कि अगर आर्टिकल 395 से ज़्यादा है तो उनसे आप बस इतना पूछना कि आर्टिकल 400 में क्या है फिर। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और टोटल 22 भाग हैं और सब पार्ट भी मिला लो तो 25 सब पार्ट हैं, जो हम लोग बारी बारी से सारा देख लेंगे, ठीक है। आप सभी को बताता हूं कि इससे पहले जो हमने पार्ट 1 पढ़ा था तो वो हमारा 6ठा लेक्चर था, ठीक है। ये हमारा 7वां लेक्चर होगा। 7वें लेक्चर में हम लोग देखेंगे पार्ट 2, जिसमें हम लोग आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक पूरा देख लेंगे, ठीक है। 1 मिनट आप सभी लोग वेट करें, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2, ठीक है, आर्टिकल 5 से 11, और उसमें देखेंगे हम लोग सिटीजनशिप। पार्ट 1 में हमने देखा था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी देश और उसके राज्य क्षेत्र, यानी जितना राजनीतिक क्षेत्र, यानी जितने क्षेत्र हैं उनकी बात की थी हमने, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो सिटीजनशिप का लेक्चर है ये हमारा 2 लेक्चर होगा। क्यों? क्योंकि सिटीजनशिप थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। आपको थोड़ा सा डीप में इसलिए पढ़ना है क्योंकि अपने को सिर्फ प्रीलिम्स नहीं मेंस भी टारगेट करने हैं, ठीक है। ये रहा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो प्यारा सा है, इस दुनिया का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आप लोग को लगता हो कि भारत का कानून अच्छा नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ, देखो, संविधान की कोई गलती नहीं, कानून की कोई गलती नहीं, कानून चलाने वाले की जो बात है तो उनका अपन कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उसमें भी उनकी क्या गलती है, हम ही चुन के भेजते हैं उनको। खैर, पता नहीं ये सब प्रॉब्लम कब दूर होगी, बट अपने को क्या करना, चलो देखते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले अपने को देखना है नागरिकता, ठीक है। नागरिकता, तो नागरिकता जरूरी क्यों है? नागरिक कौन होते हैं? नागरिकता क्या होता है, पहले ये सोचिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, किसी भी देश में 2 तरह के लोग होते हैं, एक उस देश का नागरिक, दूसरा विदेशी लोग, ठीक है। और विदेशी में भी 2 तरह के होते हैं, एक विदेशी मित्र, एक विदेशी शत्रु। जैसे मान लो भारत का अपन एग्जांपल लें, तो भारत का जिससे अच्छा संबंध है, जिस कंट्री से, मान लो अमेरिका, ठीक है। तो भारत का अमेरिका के साथ अच्छा संबंध है, अच्छा ट्रेड होता है, तो हम मानेंगे ना कि भारत का वो मित्र राष्ट्र है, ठीक है। भारत का वो सपोर्टिव राष्ट्र है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, तो उसके जो नागरिक हैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। लेकिन कुछ शत्रु राष्ट्र हैं, लाइक भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, जो बार बार जो अपन देखते हैं कि वार की स्थिति जो अपने को दिखती है, या ईरान वगैरह हो गए, तो ये सब शत्रु राष्ट्र हैं, ठीक है। तो इन लोगों को क्या है ना कि अपन थोड़ा इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले आप देखिए नागरिक कौन होते हैं। आपको बताता हूँ नागरिक कौन होते हैं। देखिए, किसी भी देश में, या आप जिस भी देश के हैं, या आप जिस भी देश में रहते हैं, उस देश में आप रहते हैं, आपके माता पिता रहे होंगे, आपके पूर्वज जितने भी हैं, जो भी हैं, वो रहे होंगे उस देश में, या कहीं से आके उस देश में रहे होंगे, ठीक है। तो जो वहाँ का अस्थायी लोग होता है ना, उस देश का जो अस्थायी लोग होता है ना, वही एक तरह से नागरिक होता है, ठीक है। और बाहर से आए लोगों को विदेशी कहते हैं, सामान्य भाषा में यही है, ठीक है। और घुमा फिरा के अगर अपन देखें पूरा थ्योरी, तो थ्योरी यार बुक में पढ़ा हुआ, आप थ्योरी देख लेना, क्योंकि थ्योरी ज़्यादा आप याद रख नहीं पाओगे। नहीं तो थ्योरी क्या है, थ्योरी तो कहीं से भी बुक से उठाओ और 4 लाइन डाल दो, वो कोई बड़ा मैटर करता नहीं। नागरिकता क्यों जरूरी है, अब हम देखते हैं नागरिकता क्यों जरूरी है। देखिए, नागरिकता जरूरी इसलिए होता है, नागरिकता होता क्या है, सबसे पहले देखो, आप किस देश के हैं, आपके पास क्या सबूत है, आपके पास कुछ तो प्रूफ होने चाहिए ना कि आप उस देश के हैं। तो आपको कुछ मिलता है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जैसे आप लोग बनवाते हैं, तो ये एक मान लो नागरिकता का एक सबूत होता है। लेकिन आप आने वाले टाइम में देखे हैं, जो 2019
में और 20 में बहुत सारी उपद्रव की स्थिति जो भारत में देखने को अपने को मिली है, उसमें देखेंगे कि वही नागरिकता का डिमांड कैसे बदलता है, नागरिकता में क्या क्या प्रोविज़न नए लाए जाते हैं, तो एनआरसी वगैरह तो अपन वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो उससे पहले अपन देखते हैं कि नागरिकता ज़रूरी क्यों है। नागरिकता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह कैसे प्रूफ होगा कि आप किस कंट्री के लोग हैं। नागरिकता ज़रूरी इसलिए है क्योंकि नागरिकता आपके पास है तो आपको वोट देने का राइट है, ठीक है। नागरिकता आपके पास है तो आपको उस देश का संवैधानिक जो पोस्ट है वो प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन कोई जॉब है वगैरह मान लो, या मान लो संवैधानिक कोई पद, जैसे मान लो राष्ट्रपति का पद है, तो वो प्राप्त करने का अधिकार होता है। लेकिन अगर आप नागरिक नहीं हैं तो आप इन सारे अधिकारों से वंचित कर दिए जाएंगे। देखिए, नागरिकता न होने का तात्पर्य ये नहीं होता है कि देश से उसको निकाल दिया जाए, ऐसा नहीं है। जीवन जीने का अधिकार सबको है और वो किसी से नहीं छीनी जा सकती, ठीक है। लेकिन कुछ बेसिक फैसिलिटीज जो है ना, जो सिटीजन को मिलते हैं, वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप समझ गए नागरिकता क्यों जरूरी है, ठीक है। नागरिकता क्या होता है? नागरिकता मान लो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, मान लो डॉक्यूमेंट का एक ऐसा रूप है जो यह प्रूफ करता है कि आप उस देश से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए, अब मान लो अपन अब क्या करेंगे, अब 30 मिनट से ज़्यादा का लेक्चर नहीं रखेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि ज़्यादा देर का लेक्चर होता है तो लोग देख नहीं पाते। सीन क्या है, पता नहीं लोगों के पास इतना टाइम क्यों नहीं रहता, 1 घंटे आधा घंटा क्यों नहीं टाइम नहीं निकाल सकते, आई डोंट नो। लेकिन वही लोग जब कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में 2-2 लाख रुपए देते हैं तो वहाँ पे 2.5 घंटे का एक लेक्चर लेते हैं, और उसके बाद मतलब अब 2.5 घंटे में होता क्या है कि वही 2.5 घंटे में मान लो 1.5 घंटे पढ़ाई होती है और 1 घंटे इधर उधर की बातें हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, सब के सब एक्सेप्टेबल हैं, और एक नहीं 3-3 2-2 लेक्चर लोग लेते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि देखो, ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता यारो, ठीक है। जितना पढ़ो ना लिमिट में पढ़ो, और उतना आप याद रखो। ज़रूरी नहीं कि आप 10 चीज़ एक बार पढ़ लो, ज़रूरी ये है कि एक चीज़ को आप 10 बार पढ़ लो, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ में इतना आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप किसी को ना समझा सके, ठीक है। आप किसी को ना पढ़ा सके। ऐसा नहीं, जिस दिन आपके अंदर एक काबिलियत आ जाएगी ना कि किसी भी सब्जेक्ट को आप किसी को पढ़ा सकते हैं, उस दिन आप मान लो कि उस दिन आपका वो सब्जेक्ट बेहतर हो गया, यानी ठीक हो गया, ठीक है। तो चलिए, कोई नहीं, अपन देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब आप देखिए, इसमें कहता है कि भारत में 2 तरह के लोग रहते हैं। मैंने आपको बताया किसी भी देश में 2 तरह के लोग रहते हैं, जैसे नागरिक और विदेशी। विदेशी या मित्र और शत्रु, ठीक है। अब ये कुछ देख लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपन फंडामेंटल राइट में तो देखेंगे ही देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कुछ आर्टिकल ओनली फॉर सिटीजन है, यानी आपको मैं यूँ बता दूँ, कुछ आर्टिकल जो हैं ओनली फॉर सिटीजन है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप जानते हैं कि कुछ बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जो नागरिकों को मिलती हैं, लेकिन जो नागरिक नहीं है, विदेशी है, उनको नहीं मिलती है, ठीक है। तो यही 5 जो आर्टिकल है ना, 15, 16, 19, 29 और 30, ये सब 5 आर्टिकल फंडामेंटल राइट में आता है। पार्ट 3 में अपन लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये जो 5 आर्टिकल है ना, आप लोग याद रखिएगा, ये ओनली फॉर सिटीजन है। ये 5 आर्टिकल जो है ना, जैसे कि जॉब लेने का अधिकार, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोई भी नहीं, मान लो आपको संवैधानिक पद लेना है, ठीक है, या यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट वगैरह, प्रोटेस्ट मतलब धरना, जो इसको कहते हैं ना, जो मतलब शांति से, ऐसा नहीं कि अब उपद्रव करने लग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये सब, या कोई भी डिमांड करने का अधिकार वगैरह जो होता है ना, तो ये अपन इसमें देख लेंगे, ठीक है। तो ये आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 आप लोग याद रखेंगे कि ये 5 आर्टिकल हैं, ये ओनली फॉर सिटीजन है। इस अगर आपसे कोई भी पूछता है कि कौन कौन से आर्टिकल हैं जो सिर्फ सिटीजन के लिए हैं और फॉरेनर के लिए नहीं हैं, तो वह यही 5 आर्टिकल हैं, 15, 16, 19 और 29 और 30, ठीक है। अब इसमें क्या क्या प्रोविजन है, अपन फंडामेंटल राइट में देख लेंगे। बस आप इतना याद रखना, वैसे फंडामेंटल राइट में भी इसका चर्चा मैं करूँगा, ठीक है। अब देखिए, होता क्या है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में मतदान का अधिकार, संसद एवं विधानमंडल में चुनाव का राइट वगैरह सब नागरिक को मिलता है। आपको मैंने बताया कि किसी भी पोस्ट के लिए अगर आपको चुनाव लड़ना है तो उसके लिए आपको उस देश का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इंडिया में देख लो, इंडिया में क्या होता है कि जैसे कि प्रेसिडेंट जो हो सकते हैं, प्रेसिडेंट जन्म के आधार पर भी हो सकते हैं और प्राकृतिक रूप से भी हो सकते हैं। जैसे अपन आप आगे देखेंगे कि
यानी सिटीजन्स जो होते हैं, सिटीजनशिप प्राप्त करने के जो 5 तरीके हैं, उसमें एक जन्म के आधार पर होता है, ठीक है। प्राकृतिक मतलब जैसे रजिस्ट्रेशन से प्राप्त कर लिए, देशीकरण से प्राप्त कर लिए, तो ये सब प्राकृतिक रूप से होता है। या लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में अगर वहाँ पे आप जन्मे हैं तभी वो आप वहाँ के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, वहाँ पे आपका जन्म होना चाहिए। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जन्म और प्राकृतिक दोनों रूप से अगर आप इंडिया के नागरिक हैं, किसी भी रूप में आप इंडिया के नागरिक हैं, तो आप क्या है ना कि आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, यानी उसके लिए एलिजिबल हैं। जरूरी नहीं कि आपको बना देगा, यानी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद आपकी बाद में देखिए कि हाँ, जैसे होता है ना कि आईएएस बनने के लिए आपको एक ग्रेजुएशन की एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, सेम लाइक, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी कि हर ग्रेजुएट को आईएएस बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप उसके लिए एलिजिबल हो गए कि हाँ, आप एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करें या ना करें, ठीक है। तो यही बातें इनमें है। अपन अब नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहली बात, एकल नागरिकता। देखिए, अब आपको बताता हूँ, भारत में संघीय संविधान है। संघीय संविधान मतलब देश का एक ही संविधान है, किसी भी राज्य का अलग अलग संविधान नहीं है। एक अपवाद था जम्मू कश्मीर, वो भी अब खत्म हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, लेकिन वो भी अब खत्म हो गया। तो आप याद रखिए कि भारत में संघीय संविधान यानी देश का एक ही संविधान है, ठीक है। दोहरी राज्य व्यवस्था है। आप देखेंगे कि सेंटर में जैसे लोकसभा और राज्यसभा काम करती है, सेम लाइक आप देखेंगे स्टेट में भी विधानसभा और विधान परिषद काम करती है। कुछ स्टेट में है विधान परिषद, लेकिन औरों में नहीं है। लेकिन ऐसा है कि गठन और उत्साह उसका हो सकता है, यानी विधान परिषद का गठन भी किया जा सकता है और विधान परिषद को समाप्त भी किया जा सकता है। वो कैसे हो सकता है वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहता है कि यद्यपि भारत में संघीय संविधान में दोहरी राज्य व्यवस्था है। दोहरी राज्य व्यवस्था यानी दोहरी पॉलिटिकल सिस्टम, लाइक आपको मैंने बताया ना कि संघ के लिए अलग लोकसभा राज्यसभा काम करती है, वैसे स्टेट के लिए जैसे संघ के लिए पीएम होते हैं, वैसे स्टेट के लिए मुख्यमंत्री होते हैं। जैसे संघ के लिए राष्ट्रपति होते हैं, वैसे स्टेट के लिए गवर्नर होते हैं। तो वह दोहरी राज्य व्यवस्था है ये, ठीक है। एवं एकल नागरिकता की बात करता है। देखिए, आपको बताता हूँ एकल नागरिकता क्या होती है। हमारे देश में एकल नागरिकता है ना जी, आपको, आप बिहार से हो, यूपी से हो, पाकिस्तान, आई एम सॉरी, बिहार से हो, यूपी से हो या पंजाब से हो, आप किसी भी स्टेट से हो, तो आपको ऐसा नहीं है कि उस स्टेट का नागरिकता, नहीं, आप उस स्टेट के निवासी हैं। आप उस स्टेट के निवासी हैं। जो आधार कार्ड मिलता है, उस पर जो आधार कार्ड पे जो पता होता है आपके स्टेट का, वो निवास प्रमाण पत्र के तौर पर नहीं लिया जाता, वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। वही अपन आगे देखेंगे, जो अभी इतना एनआरसी में जो इतना वर्डिक्ट हुआ क्यों हुआ है, सो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, वो निवास है। तो आप याद रखिएगा, भारत में आप किसी भी स्टेट के लोग हैं, आपको सिर्फ भारत की नागरिकता है, ठीक है। लेकिन जैसे कनाडा में भी एकल नागरिकता है। इस एकल नागरिकता का मतलब ये नहीं होता कि इंडिया की भी नागरिकता और किसी और कंट्री का नागरिकता, नहीं। एकल नागरिकता का मतलब ये होता है कि बस एक देश का एक नागरिकता, ठीक है। लेकिन अब यूएसए और स्विट्जरलैंड वगैरह में देखेंगे तो यूएसए और स्विट्जरलैंड में क्या है, दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता कैसे, जैसे वहाँ पे केंद्र की एक अलग नागरिकता होगी और उस जिस स्टेट का वो होगा ना, उस स्टेट का अलग नागरिकता उसका होगा, ठीक है। क्योंकि वो क्या है, फेडरेशन ऑफ स्टेट है, अपना क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। अपने क्या है ना कि राज्यों के मध्य कोई समझौता नहीं है। अपन बार बार ये कह चुके हैं कि अपने कंट्री में जितने भी स्टेट बने हुए हैं प्रशासनिक सुविधा के लिए बांटे गए हैं, ठीक है। ये किसी अलग अलग ये किसी मतलब समझौते का परिणाम नहीं है। यहाँ पे कोई समझौता नहीं हुआ कि हाँ, हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं और मन हुआ तो हम हट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यह इंडिया एक है, ठीक है। लेकिन उस कंट्री वहाँ पे क्या होता है, वो फेडरेशन ऑफ स्टेट, वहाँ पे राज्यों के मध्य यानी केंद्र के साथ एक समझौता होता है। उस समझौते के तहत वो राज्य उनसे जुड़े हुए हैं, उनका मन होगा तो वो अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता है, एक तो स्टेट की हो जाती है और एक सेंटर की हो जाती है, यानी यूएसए की होगी तो, और एक वहाँ की स्टेट जो भी है, जिस स्टेट के वो नागरिक है, वहाँ की नागरिकता उनको मिल जाती है, ठीक है। अब ऐसा यूएसए में भी है, स्विट्जरलैंड में भी है, और ऐसे बहुत सारी कंट्री में है दोहरी नागरिकता, ठीक है। आप ज़्यादा लिस्ट देखने का मन होगा तो आप देख लेना, ठीक। मैं राज्यों के लिए अलग नागरिकता का प्रावधान है, जैसे दोहरी नागरिकता, ठीक है। भारत में कनाडा की तरह सिंगल जो है सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप यानी कहने का मतलब डबल सिटीजनशिप और सिंगल सिटीजनशिप मैंने आपको बता दिया क्या होता है। तो भारत में भी और कनाडा में भी सेम सिंगल सिटीजनशिप है। और सिटीजनशिप ये याद रखिएगा कि सिंगल सिटीजनशिप का जो थ्योरी है ना, ये कहाँ से लिया गया था, तो कनाडा से लिया गया था। लेकिन भारत में नागरिकता का जो प्रोविजन है ना, वह ब्रिटेन से लिया गया। अगर क्वेश्चन ये आता है आपसे कि भारत में नागरिकता कहाँ से ली गई है, तो भारत में नागरिकता जो है ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है, यानी इंग्लैंड से ली गई है। लेकिन
एकल नागरिकता की जब बात है तो याद रखिएगा कि एकल नागरिकता भारत में कनाडा से ली गई है। तो ये क्वेश्चन ना पूछ देते हैं कुछ गरीब बीपीएससी लाइक बीपीएससी, सॉरी गरीब स्टेट पीसीएस लाइक बीपीएससी, आई एम सॉरी। ठीक है, नागरिकता की व्यवस्था लागू है। ठीक है, एकल नागरिकता भाईचारे में हम लोग, देखो होता क्या है कि सिंगल सिटीजनशिप रखने का मैटर ये होता है और डुअल सिटीजनशिप का घाटा ये होता है। जैसे अपने संविधान बनाने वाले ने जो सोचा था और उन्होंने सिंगल सिटीजनशिप ही रखा था। ऐसा क्यों? देखिए होता क्या है कि जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास डुअल सिटीजनशिप है, एक स्टेट का सिटीजनशिप मिल गया और एक सेंटर का मिल गया, तो स्टेट का जो जॉब होगा, मान लो अब स्टेट के जॉब में यूपी पीसीएस का जो एग्जाम होता है, अपन डुअल में बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लो किसी के पास यूपी की नागरिकता होती और किसी के और उसके पास सेंटर की भी नागरिकता होती, और जो बिहार से है लाइक मी, अगर मैं बिहार से हूँ तो बिहार से अगर मान लो मैं हूँ और मुझे बिहार की नागरिकता है मेरे पास और सेंटर की भी नागरिकता है मेरे पास, तो मैं जब यूपी के एग्ज़ाम देने जाता, यानी यूपी का जब मैं एग्ज़ाम देने जाता, तो आप जानते हैं कि यूपी की गवर्नमेंट क्या होती कि अपने यहाँ के नागरिकों के लिए स्पेशल प्रोविज़न कर देती है, और ताकि क्या कि हमारे राज्य का नागरिक बढ़े। वहाँ पे डुअल नागरिकता हो जाती ना, तो वहाँ पे थोड़ी ये सब प्रॉब्लम आ जाती, थोड़ा भेदभाव देखने को मिल जाता, थोड़ा मतलब एकता कमज़ोर हो जाती, यानी ऐसी ऐसी भावना उनके अंदर थी कि हाँ ऐसे भाईचारे की भावना बढ़ी रहेगी कि हाँ पूरे देश के जो नागरिक हैं उन सभी स्टेट एक दूसरे से मिलकर रहेंगे, उनके लिए अलग नागरिकता नहीं है, वह सब मानेंगे कि हम भारत के ही नागरिक हैं, हम उस स्टेट के निवासी हैं। तो आपसे कोई भी पूछे तो आप किस देश के नागरिक हैं, तो आप भारत के नागरिक हैं। बिहार के क्या हैं, तो बिहार के आप निवासी हैं। या आप यूपी के क्या हैं, तो आप निवासी हैं। या पंजाब हरियाणा के क्या हैं, तो आप निवासी हैं। ठीक है, तो आपने सिंगल सिटीजनशिप आपने समझ लिया। तो आप याद रखिएगा सिंगल सिटीजनशिप इंडिया में है, कनाडा में है, और डुअल सिटीजनशिप यूएसए और स्विट्जरलैंड, उसका बेस्ट एग्जांपल आपने देख लिया। ठीक है, अब आप याद रखिएगा कि सिंगल सिटीजनशिप का जो थ्योरी है ये लिया गया है कनाडा से, और डुअल सिटीजन सॉरी आपने जो देखा सिंगल सिटीजनशिप का जो थ्योरी है ये लिया गया कनाडा से, और ब्रिटेन से सिटीजनशिप का थ्योरी लिया गया। अगर भारत के संविधान में सिटीजनशिप है तो वह ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, लेकिन अगर ये आपसे कोई पूछता है कि सिंगल सिटीजनशिप भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो आप याद रखिएगा कि ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, अब आप देखिए इसका संवैधानिक प्रावधान ये तो अपन बात कर लिए नागरिकता की प्रकृति की, कि नागरिकता की प्रकृति कैसी है अपने इंडिया में। ठीक है, अब देखिए संवैधानिक प्रावधान, एंड संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है, क्या प्रोविजन है और कहाँ है। तो देखिए नागरिकता के लिए संविधान में पार्ट 2 में प्रोविजन है, टोटल 22 पार्ट है, 22 पार्ट में से पार्ट 2 में नागरिकता के लिए प्रोविजन है। ठीक है, और आर्टिकल 5 से 11 में, यानी आर्टिकल जो है ना 5 to 11 के बीच में जो है नागरिकता के बारे में ही डिस्कशन किया गया है, जो आर्टिकल वाइज आपको देखने को मिलता है। आपको मैं बता दूं कि पार्ट क्या होता है। पार्ट होता है चैप्टर। मान लो एक बुक है संविधान, उसमें 22 चैप्टर है। ठीक है, उस 22 चैप्टर में जो पॉइंट वाइज लिखा होता है ना कि ये मानी पॉइंट 1 2 3 करके, तो वो मान लो एक तरह से वो आर्टिकल है, उसी को हम लोग आर्टिकल कहते हैं। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो अब आप देखिए आर्टिकल इसमें 5, तो 5 से 11 तक अपने को सिटीजनशिप देखना है, तो संवैधानिक प्रोविजन देखते हैं कि संविधान में अपने क्या प्रोविजन है इसके लिए। तो आर्टिकल 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी संविधान का प्रारंभ कब होता है, संविधान लागू कब होता है, 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है, और इसके द्वारा क्या होता है कि इसमें जिसका जन्म भारत में हुआ हो वह भारत का नागरिक हो जाएगा। यानी 26 जनवरी 1950 को यह प्रोविजन लाया जाता है आर्टिकल 5 के द्वारा कि जिसका जन्म भारत में हुआ हो तो वह भारत का नागरिक होगा, या माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो वो भी भारत का नागरिक होगा, या संविधान लागू होने से 5 साल पहले, यानी में संविधान 1950 में लागू हुआ तो 1947 से पहले, यानी जो 47 के बाद 45 के बाद से जो रह रहा होगा वो भी भारत का नागरिक हो सकता है। तो इन तीनों को फॉलो करने की जरूरत नहीं थी, तीनों में से कोई एक चाहिए होता था। जैसे या तो आपका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, या माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने से 5 साल पहले से आप भारत में रह रहे हो। ठीक है, तो जन्म भारत में हुआ तो इसके ना कुछ बहुत सारे, अब जानते हैं साइड इफेक्ट तो संविधान बनाने वाले ने तो बना दिया, लेकिन नागरिकता में संशोधन का अधिकार संसद के लिए छोड़ के चला गया। यानी आप जानते हैं कि संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को होती है, तो इसलिए संविधान का ही एक भाग है, तो इसमें भी संशोधन करने का अधिकार किसका होगा, तो संसद की होगी। ठीक है, तो संसद के लिए कुछ काम इन्होंने छोड़ के
मतलब ये छोड़ के चले गए। जैसे जन्म भारत में होगा, अब इसका लूप होल क्या था सो बताता हूँ आपको। अब होता क्या था कि मान लो पाकिस्तान से कोई आदमी आया, ठीक है, यहाँ पे आया, अब सिर्फ लिखा हुआ है जन्म के आधार पर। अब जन्म से पाकिस्तान से मान लो कोई आदमी आया, उसका बच्चा यहाँ पे जन्म हो गया, मतलब उसके बच्चे का जन्म हुआ यहाँ, ठीक है, घूमने ही आया, मान लो टूरिस्ट है और यहाँ घूमने आया और यहाँ पे उसके बच्चे का जन्म हो गया, तो वह भारत का नागरिक हो जाएगा। भाई सिर्फ जन्म से लिखा हुआ ना, इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं थी। तो इसको अपन देखेंगे कि नागरिकता अधिनियम 1955 में कैसे सुधारा गया। उसके बाद माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो या संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष से रह रहा हो। तो आप नॉर्मली याद रखिएगा कि आर्टिकल 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में किनकी नागरिकता है, और मतलब नागरिकता किनकी रहेगी, इसके बारे में डिस्कशन है सॉरी। और डिस्कशन 26 जनवरी 1950 को ही ये डिस्कशन तीनों ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो देखिएगा मतलब इनकी भावना क्या है और संविधान इसमें क्या क्या सुधार, सॉरी संसद इसमें क्या क्या सुधार करती है, ये भी आप देखेंगे आगे, ठीक है। तो आर्टिकल 5 आपने देख लिया कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता की बात की गई कि संविधान जब प्रारंभ हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उसमें किनकी नागरिकता यानी कौन कौन नागरिक होंगे या प्रोविजन है, ठीक है। आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से इंडिया आए लोगों की नागरिकता। देखो आफ्टर फ्रीडम तक क्या होता था कि आज़ादी के बाद भी क्या होता था कि लोगों का आवागमन ना लगा रहता था, उधर के लोग इधर आ जाते, इधर के लोग उधर चले जाते, कोई बाउंडेशन नहीं थी, कोई मतलब रोक टोक नहीं था। तो इसमें ना क्या हुआ कि तस्करी वगैरह कुछ ज़्यादा बढ़ने लग गए, ठीक है, तस्करी बढ़ने लग गया। उसके बाद आतंकवादी गतिविधियाँ वगैरह भी ऐसी देखी जाने लगी, ठीक है। तो हुआ क्या कि 1948 में एक परमिट रूल लाया गया। परमिट रूल क्या था सो बताता हूँ। देखो अब पहले तो कोई रोक टोक नहीं है, अब एक नियम ला दिया गया कि भैया देखो आपको किसी भी देश में, जैसे इंडिया से पाकिस्तान जाना है तो आपको यहाँ की अथॉरिटी से क्या करना पड़ेगा, एक परमिट लेना पड़ेगा। परमिट लेने के बाद मतलब परमिट के लिए आवेदन करना पड़ेगा और उसके बाद 6 महीना रुकना पड़ेगा, और वह अथॉरिटी पूरे तरह से जांच कर लेगी कि आप ठीक ठाक हैं, कोई आपका गलत इरादा वगैरह नहीं है, आप किसी वैलिड काम से जा रहे हैं, तो आपको परमिट दे दिया जाता, ठीक है। तो यही परमिट रूल था। या पाकिस्तान से आना है तो वहाँ के यानी अथॉरिटी से, जो जेन्युइन अथॉरिटी थी, तो उससे परमिशन लेना पड़ता था, ठीक है। तो वही परमिट वहाँ से भी लेना। जैसे परमिट मान लो क्या है, एक मान लो पेज है, उस पर नाम पता वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है और उस पर ये लिखा हुआ था कि आप यहाँ से इतने तारीख को यहाँ जा रहे हैं और आपके काम का उद्देश्य ये है, ठीक है। तो यही था परमिट रूल। अब देख लिए परमिट रूल क्या था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि 1948 से पहले आने वाले लोग जो आ गए तो आ गए, वो क्या जो घुस गए तो घुस गए, तो उनके लिए तो बाबा ही थी, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, तो उनको तो नागरिकता दे दी जाएगी। उसके बाद क्या हुआ कि 19 जुलाई 1948 के बाद परमिट लेना होगा और 6 महीने तक फिर रुको तब नागरिकता मिलेगी। तो परमिट लेकर आप आए, ठीक है। अब वैलिड परमिट भी है आपके पास, आपने आया और उसके बाद आप नागरिकता के लिए अपील कर दिया कि भैया हम पाकिस्तान से इंडिया आ गए हैं और हमें इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए। तो क्या हुआ कि ये लोग 6 महीने में नागरिकता ले सकते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से इंडिया आए लोगों की नागरिकता कैसे मिलेगी, वो है इसमें। तो आप देख लिए कि नागरिकता कैसे मिलेगी, उसके लिए क्या प्रोविजन था, ठीक है। तो आप आर्टिकल 5 देख लिए, आर्टिकल 6 देख लिए। अब आर्टिकल 7 में आपको मैं बताता हूँ क्या है। देखिए आर्टिकल 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से इंडिया आए लोगों की नागरिकता। हुआ क्या कि आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई, लेकिन यह ना पहले से अनुभव हो चुका था लोगों को, ऐसी परिस्थिति बन गई थी, ऐसे लोगों को देखने को मिला था कि अब आज़ादी होकर ही रहेगी, अब ब्रिटिश टिकने वाले हैं नहीं। तो क्या हुआ ना कि मार्च 1947 यानी 1 मार्च 1947 के बाद, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ, जो आदमी पाकिस्तान गया, मान लो पाकिस्तान चला गया कि हाँ भैया हम वहाँ पे खुशहाल रहेंगे, कि छोटा सा कंट्री पाकिस्तान बनेगा और वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, मतलब ऐसा ऐसा उनके मन में ख्याली पुलाव पकने लगा और वो पाकिस्तान चले गए, ठीक है। लेकिन जब बंटवारा हुआ तो हुआ क्या कि बहुत मारकाट वगैरह चलने लगे। आपने एक मूवी देखा होगा कि गदर मूवी आपको देखने को मिला, आपने देखा हो, बहुत फेमस मूवी है सनी देओल की। तो उस मूवी में भी आपने देखा है कि जो देखते हो कि ट्रेन से पे लाशें आती, तो वो सच थी, वो घटनाएं जो दिखाई गई हैं वो सच थी, वो ऐसा हुआ था, ठीक है। तो होता क्या है कि आफ्टर डिवीजन जब वर्ग संघर्ष बढ़ता है, यानी जब क्या डिवीजन तो हो गया, अब उसके बाद परमिट रूल वगैरह भी लग गए, तो होता क्या था कि पाकिस्तान तो पहले से जानते हो क्या, कितना पहले से तो मरा हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग अपन भारत पाकिस्तान जब देखेंगे ना इंटरनेशनल रिलेशन में, तो देखेंगे अपन कि वो पहले से मरा हुआ है, ठीक है। तो उसको अभी भी मारने की अपन कोशिश करते रहता है, फिर भी लोग वाह वाह करते हैं, पता नहीं उसको क्यों मारना, ठीक है। तो
हुआ क्या कि जब ऐसी स्थिति बन गई, मारकाट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ये लोग सोचे कि भैया हम तो पाकिस्तान बेकार आ गए, हमें इंडिया में ही रहना चाहिए था, क्योंकि इंडिया में ही हम सुकून से जी सकते हैं। तो जिस भी हिंदू और जिस भी मुसलमान को आना था वो लोग आए। तो संविधान बनाने वालों ने देखो कितना अच्छा किया, उन्होंने कोई भी कास्टीज वगैरह को बढ़ावा न देते हुए उन्होंने सबके लिए वेलकम किया कि भैया ठीक है, जिसको आना है वो आ सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी एक रूल था कि 6 महीना में रजिस्ट्रेशन के बाद ही नागरिकता मिलेगी, यानी पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, उसके बाद 6 महीना रुको और उसके वैलिडिटी की जांच होगी, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे, नागरिकता मिलेगी या नहीं। तो वह अथॉरिटी ही बताएगी आपको कि आप नागरिक हैं या नहीं। ठीक है, तो आपने देख लिया कि आर्टिकल 7 क्या कहता है। आर्टिकल 7 कहता है भारत से पाकिस्तान गया और फिर पाकिस्तान से इंडिया आ गया, उनकी नागरिकता की बात है। पहले तो बहुत मजे मजे में चले गए, लेकिन वहाँ स्थिति देखे तो फिर वहाँ से भागते ये चले आए वहाँ। तो इसके लिए भी उनको नागरिकता कैसे दी गई, तो 6 महीने रजिस्ट्रेशन कराने के 6 महीने बाद इनको यानी जो सिटीजनशिप है ये प्रोवाइड कर दिया गया। तो आप ये याद रखिएगा कि सिटीजनशिप जो है तो 6 महीने हो गए। अब देखो कैसे कैसे इनका टर्म भी बढ़ते जाएगा, तो उस फिर भी क्या दिक्कत है यार। अब 6 महीने में मिल जा रहा है नागरिकता, तो क्या दिक्कत है, 6 महीने तो कोई भी कहीं भी रह लेता है। मुझे तो लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वहाँ दिल्ली में जो 2-2 साल 3-3 साल अपने फैमिली से दूर रहते हैं, है ना। तो 6 महीने कौन सी बड़ी बात थी, तो सिटीजनशिप इनको मिल गया बड़ी आसानी से। तो यहाँ पे यही है कि मोस्ट वेलकम वाली बात थी कि भैया जिसको आना है आप आ सकते हैं सब के लिए, यानी वसुधैव कुटुंबकम वाली नीति यहाँ पे अपनाई जाती है। बचपन स्टार्टिंग से ही भारतवर्ष का जब जन्म हुआ मान लो एक तरह से, तब से वसुधैव कुटुंबकम की हमारी नीति रही है। दैट्स वाई हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन 6 महीने का टाइम इसलिए दिया गया क्योंकि प्रोसीजर तो है ही। अब आप खुद समझो कि प्रोसीजर तो इतना गुजरना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आप किसी इरादे से आए हो वगैरह वगैरह जानने के लिए। लेकिन फिर भी इसमें ना बहुत सारी कमियां रह गई। और 5 से 11 तक जो नागरिकता अपन देखते हैं, इसमें देखेंगे आप थोड़ा ध्यान से तो आपको देखने को मिलेगा कि आर्टिकल 6, 7 और 8 जो है ना, वो उस टाइम की विशेष परिस्थिति को देखते हुए यह आर्टिकल ऐड किया गया था। इनका अब कोई विशेष महत्व रहा नहीं है और इनसे एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन भी नहीं बनते। अगर मान लो इन बनते भी हैं, इनसे अगर कुछ भी ऐसा कुछ देखने को आपको एक्स्ट्रा मिलता है तो आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा, वरना इससे क्वेश्चन अब नहीं बनते, इनका कोई औचित्य ही रहा ही नहीं। ठीक है, तो आप आगे देखिए आर्टिकल 8 क्या कहता है। देखो, भारत से बाहर रहने वाला बच्चा यानी भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक हो। होता क्या था कि देखिए, जब संविधान बना था ना, जब संविधान बना तो उस समय क्या हुआ, जब देश आज़ाद हुई उससे पहले क्या होते थे कि बहुत सारे ऐसे संगठन जो विदेशों में चल रहे थे, जो आपने बहुत जैसे लाला हरदयाल लोग क्या करते थे, विदेशों में उन्होंने संगठन चला रखी थी। तो उनके बच्चे अगर मान लो वहाँ पे होते हैं तो अब उनकी सिटीजनशिप तो बनी रहेगी, क्योंकि वो वहाँ पे क्यों संगठन चला रहे हैं, ताकि भारत को आज़ादी मिले, भारत के प्रॉब्लम के बारे में हम लोगों को बताएं, दुनिया को जानकारी दे, ताकि दुनिया हमारी सपोर्ट करे वगैरह, ऐसी उनकी मनसा थी। ठीक है, तो इस स्थिति में तो वहाँ पे उनके बच्चे अगर पैदा हो गए तो उनको तो नागरिकता होनी चाहिए ना। अब आपने आर्टिकल 5, 6, 7 वगैरह में देखा कि भारत में जन्मा हो वगैरह आपने देख लिया, लेकिन विदेश में जन्मा हो तो उसके लिए क्या, क्योंकि वो तो भारत के लिए ही काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो उनके लिए भी कहा गया आर्टिकल 8 में कि भारत से बाहर जो व्यक्ति रह रहे हैं, उनके जो संतान है या उनके आने वाले जो बच्चे हैं, उनकी भी नागरिकता बाहर बनी रहेगी। लेकिन उनके लिए शर्त ये रखा गया कि उस बच्चे का माता या पिता जो भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, यह ध्यान में रख के ही यह आर्टिकल 8 बनाया गया था। तो इसका भी औचित्य खत्म ही है। मान लो इसका भी अब क्या काम है, तो उस टाइम के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसा किया गया था। ठीक है, अब आप देखते हैं आर्टिकल 9। तो आपने 5 देख लिया, 6 देख लिया, 7 देख लिया, 8 देख लिया। अब आर्टिकल 9 देखते हैं। इसमें क्या है, देखो इसमें ये सिस्टम है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है, आप भारत के नागरिक हैं और आपने क्या किया कि आप यहाँ से गए कनाडा। ठीक है, कनाडा से बहुत इंडिया के बहुत सारे लोग हैं जो कनाडा में रहते हैं और वहाँ की सिटीजनशिप उनको मिल जाती है। तो मान लो क्या है ना कि आप कनाडा चले गए और कनाडा में वहाँ की सिटीजनशिप आपने ले ली, तो आप याद रखना कि आपकी यहाँ की सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और आपने अगर स्वेच्छा से ऐसा किया है कि वहाँ का सिटीजनशिप आपने स्वेच्छा से लिया है, तो आपका जो आने वाला संतान होगा ना, उसकी भी सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि वो दोबारा सिटीजनशिप नहीं ले सकते। जब वो 18 साल प्लस हो जाएंगे तो फिर उनको उसी प्रोसीजर से आना पड़ेगा जो संविधान हमारा कहता है कि भैया कि हम कितने संविधान कह रहा हूँ,
यानी संविधान में बाद में जो नागरिकता अधिनियम 1955 जो बनाया गया था उसमें अर्जन के जो 5 तरीके हैं, नागरिकता लेने के जो 5 तरीके हैं, उसी प्रोसीजर से आपको इंडिया में फिर से नागरिकता लेना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 9 कहता है कि आप अगर किसी और देश के नागरिक लिए तो यहाँ से आप खसक लिए, यानी कहने का मतलब ये है कि आप इंडिया के नागरिक हैं तो सिर्फ इंडिया की नागरिकता रखिए, आप दूसरे देश का जैसे ही नागरिकता लेंगे तो यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन, जैसे मान लो अगर इंडिया किसी युद्ध वगैरह में व्यस्त है ना, जैसे मान लो भारत चाइना वॉर चल रही है और उस कंडीशन में आपने ऐसा किया है, तो कुछ स्थिति कुछ टाइम के लिए इंडिया की नागरिकता आपकी बनी रहती है, क्योंकि भारत सरकार मान लो या यह देश युद्ध में व्यस्त है, लेकिन उसके बाद जैसे युद्ध समाप्त होता है उसके कुछ ही दिनों बाद आपकी नागरिकता यहाँ की समाप्त कर दी जाएगी। तो आप ये याद रखना, तो किसी और कंट्री का लेना मत, नहीं तो यहाँ की समाप्त हो जाएगी और इंडिया से बेस्ट कोई नहीं। ठीक है, तो आप देखो आर्टिकल 10 क्या है। आर्टिकल 9 आपने देख लिया, अब आर्टिकल 10 क्या है। अब कहता है कि नागरिकता बना रहेगा जब तक संसद उसमें कोई कानून बना के चेंज ना करे। कानून यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, संसद कोई विधि द्वारा यानी कोई विधि ना बनाए। कहने का मतलब ये होता है कि आपकी नागरिकता जैसी है वैसी है, चल रही है। मेरी नागरिकता है यहाँ का इंडिया का, मैं सिटीजन हूँ तो मैं यहाँ का सिटीजन हूँ। ठीक है, मेरी सिटीजनशिप कोई नहीं छीन सकता, किसी को अधिकार नहीं कि मेरी सिटीजनशिप छीन ले। लेकिन याद रखिएगा जब तक आप औकात में रहेंगे तब। औकात में रहेंगे का मतलब ये होता है, यहाँ पे आप लोग और मत लेना। देखो यहाँ पे सीन क्या है कि आप जब देश विरोधी गतिविधि में लग जाएंगे तो या देश के विरोध में आप बोलने लग जाएंगे, जैसे मान लो भारत चाइना वॉर चल रहा है और चाइना जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद अगर आप करने लगे तो भारत सरकार क्या करेगी, अबे पागल हो गए इसको हटाओ भगाओ यहाँ से, यही कहेगी ना, और क्या कहेगी। अब मान लो आप इस देश के नागरिक होकर दूसरे देश का सपोर्ट कर रहे हो। अब मान लो देश या कोई भी आप ऐसे काम में लिप्त हो, आपको ऐसा लगता है कि हाँ भारत सरकार को ऐसी लगती है कि भैया ये जो है हमारे जो विदेशी शत्रु हैं उनसे मिलके हमारे देश विरोधी गतिविधि में ये शामिल है, तो ऐसी भी कोई कंडीशन बनती है तो संसद को यह अधिकार है कि आपका नागरिकता वो समाप्त कर देगा। तो यहाँ पे यही है, तो आप याद रखना कि नागरिकता आपकी बनी रहेगी, यह आर्टिकल 10 कहता है। लेकिन संसद जब तक विधि ना बनाए, यानी संसद कानून बना के इसको समाप्त करेगा। और ये भी याद रखिएगा अगर आप किस उस गतिविधि में भी हैं तो संसद ऐसे नहीं कहेगी या कोई सरकार ऐसे नहीं कहेगी जाओ तुम्हारी नागरिकता छीन ली, ऐसा नहीं है। संसद को इसके लिए कानून में जो एक अलग लॉ बनाना ही पड़ेगा, उस लॉ के द्वारा उस कानून के आधार पर उसको बताना पड़ेगा कि भैया तुम अब नागरिक नहीं रह गए, ऐसे हमारे संविधान में प्रोविजन है और तुम आज से नागरिक नहीं हो। ठीक है, क्योंकि तुमने ऐसा ऐसा काम किया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि आर्टिकल 10 कहता है कि जो भारत के नागरिक हैं उनकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक संसद कोई कानून बना के उन्हें समाप्त ना करे। ठीक है, अब कानून बना के समाप्त कब करेगी, जब आप वैसी गतिविधि में लिप्त होंगे। तो वैसी गतिविधि में भैया लिप्त मत होना, एक ही बात है, याद रखना देश से बड़ा कुछ नहीं, देश है तो हम हैं और हम हैं तो देश है। ठीक है, तो याद रखिएगा देश से बड़ा कुछ नहीं। इतने सारे आर्मी में देखते हो या सेना में, यानी तीनों सेना में देख लो, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, आप या पुलिस को देख लो जो स्टेट में काम करती हैं, या जितने भी आर्म फोर्सेस में जो भी लोग हैं वो लोग देखो देश के लिए ही तो काम करते हैं, वरना उतना पैसा कमाने के लिए आपको भी लगता है कि इंडिया में या फॉरेन में कहाँ उनको इतने पैसे नहीं मिल सकते। वो इतने एबल होते हैं जो आर्मी में जाते हैं इतने मेहनत करके, तो वो इतने एबल होते हैं कि उतने पैसे वो कहीं भी कमा लेंगे, लेकिन वो पैसे के लिए नहीं जाते। आप याद रखना उनका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है देश की रक्षा करना, और उसके लिए वो लोग जान गंवा देते हैं फ्री में। इतना रिस्क वाला है भाई, मेरे को तो नहीं लगता कि अब अगर ऐसा ही रूल संसद क्यों नहीं बना देती कि भैया देखो हमारे भी मिनिस्टर के भी बच्चे हैं, हर एक फैमिली से एक बंदे को 2 साल या 1 साल, ठीक है, हर एक फैमिली के एक बच्चे को सेना में अपना टाइम देना पड़ेगा, उसके एबिलिटी के हिसाब से 2 पोस्ट। तो भैया ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए क्योंकि कानून बनाने वाले ही वैसे तो अपने विरोध में कानून क्यों बनाएंगे। नहीं तो आप देखो एक प्यून का जॉब भी आप अगर आपको लेना होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, प्यून का जॉब लेने के लिए भी आपको मिनिमम कहेगा क्या भैया 12th तो होना चाहिए। क्लर्क बैंक में बनना है तो आपके लिए ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स चाहिए। बैंक में क्लर्क बनना है तो ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स चाहिए। ठीक है, आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो भैया आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, आप जानते हैं ना। तो ये सारी क्राइटेरिया हैं, तो आप याद रखेंगे कि ये क्राइटेरिया सिर्फ हम लोग के लिए, उन लोगों के लिए नहीं। नहीं तो मिनिस्टर कोई क्यों नहीं बनाते, क्योंकि अधिकांश मिनिस्टर तो अनपढ़ हैं।
ठीक है। इनको जो है ना, और क्या कहें, ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, खैर छोड़िए, लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो ये ऐसा कोई मिनिमम नहीं तो उनके लिए भी ला देना चाहिए ना कि भैया ठीक है, आप प्राइम मिनिस्टर बनोगे तो आपके पास मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, पीएचडी का डिग्री होना चाहिए, है ना। आप चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं तो आपको मिनिमम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ठीक है। तो भैया ये सब कुछ क्राइटेरिया होती तो काश। चलिए तो हम लोग देखते हैं आर्टिकल 11, ठीक है। तो 10 तो हमने देख लिया, अब 10 क्या कहता है, तो आप याद रखेंगे कि 10 क्या कहता है, 9 क्या कहता है, 8 क्या कहता है, 7, 6, 5 क्या कहता है। तो सिटीजनशिप आपको याद होना चाहिए कि नागरिकता आपकी तभी तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते हैं, और नागरिकता आपकी तभी समाप्त हो सकती है जब संसद जब तक कोई विधि ना बनाए तब तक आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती। तो ये बात आप याद रखेंगे। आर्टिकल 11 आप देखते हैं क्या है। आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी, ठीक है। मैंने आपको बताया कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसका है, तो संसद की है, ठीक है। और नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी, यानी संविधान का ही एक पार्ट नागरिकता भी है, तो नागरिकता में भी संशोधन कौन करेगा, संसद ही करेगी। तो नागरिकता संबंधी कानून सबसे पहले 1955 में आया, ठीक है। 1955 में आता है, और उसी 1955 के नागरिकता संबंधी कानून यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 में ही बताया गया कि भैया नागरिकता भारत की लेनी है तो अर्जन यानी नागरिकता प्राप्ति के 5 तरीके हम बताते हैं। इन 5 तरीकों में से कोई एक तरीका आप फुलफिल करो तो आपको नागरिकता मिलेगी, और समाप्ति के भी इन्होंने 3 तरीके बताए कि भैया हम नागरिकता आपके इन 3 कंडीशन में आपकी नागरिकता को छीन सकते हैं। अब आपसे कोई भी पूछे ये कि नागरिकता संबंधी कानून कौन सी मिनिस्ट्री बनाती है, तो एक तो आपने देख लिया कि संसद बनाती है यानी भारत सरकार बनाती है कानून, लेकिन मिनिस्ट्री अगर आपसे पूछते तो याद रखना नागरिकता संबंधी कानून होम मिनिस्ट्री बनाती है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। अब आप देखिए आर्टिकल हमारा खत्म, ठीक है। अब आर्टिकल 11 आपने समझ लिया ना, आर्टिकल खत्म। अब है हमारा नागरिकता अधिनियम 1955। देखो इसी नागरिकता अधिनियम 1955 की बात कर रहे थे। आज तक जो है ना नागरिकता अधिनियम 1955 में 6 बार संशोधन हो चुका है, ठीक है। आपको बताता हूँ कब, 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA आया था, जो आप CAB और CAA सुनने का आपको मिला था, वो सब यही 2019 वाला सिस्टम है। यानी 2019 में जब इस नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया तो यही CAA हमारे सामने निकल के यहाँ से आता है, ठीक है। तो आप देखिए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 जो है अर्जन के 5 तरीके बताना है, नागरिकता प्राप्ति के 5 तरीके बताता है और समाप्ति के 3 तरीके बताता है, ठीक है। और इसमें संशोधन कितनी बार हुआ है, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019। तो आप याद रखिएगा कभी भी आपसे कोई पूछे कि संविधान हमारा यह नागरिकता के प्राप्ति और नागरिकता के समाप्ति के बारे में विस्तृत उल्लेख करता है, तो नहीं। यह कौन करता है, तो नागरिकता जो अधिनियम 1955 है यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, उसमें यह विस्तृत रूप से उल्लेख है कि नागरिकता प्राप्त करने के हमें कितने तरीके हैं और हमारे पास और समाप्ति के भी कितने तरीके हैं। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। तो हमारा संविधान ये नहीं बताता, ये कौन बताती है, यह नागरिकता अधिनियम 1955 बताती है। अब देखिए 5 तरीके वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले जन्म के आधार पर नागरिकता। देखो अब ऐसे तो कह दिया था, तो इसमें लूप होल जो थे, लूप होल में क्या था कि लूप होल था कि जो जिसका भी जन्म हुआ, चाहे आप यहाँ पर टूरिस्ट बन के आए और आपका जन्म हो गया, ठीक है। अब आप नहीं मतलब आप आए और आपके बच्चों का जन्म हो गया, ठीक है, तो वो यहाँ का नागरिक बन जाएगा। तो भैया ऐसे तो होने लगा, इसके लोग जो गलत लोग थे, जो तस्करी वगैरह से जुड़े हुए लोग थे या जो यानी अवैध जो भी व्यापार करते थे उनसे जुड़े हुए लोग थे, वो लोग क्या करते कि यहाँ पे उन लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया, ठीक है। तो संसद भी कहाँ चुप रहने वाली थी। तो 1986 में क्या हुआ कि कहा कि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि 1986 यानी 1950 से लेकर 1987 तक तो ऐसा ही चलता रहा कि भैया ठीक है कि आपका जन्म अगर इतने दिन हो गया है तो आप भारत के नागरिक बन जाओ। यानी इनके बीच में सिर्फ यही था कि आपका जन्म अगर भारत में हुआ तो आप नागरिक बन जाएंगे, ठीक है। 1950 से लेकर 86-87 तक ऐसा ही चलता रहा। फिर क्या हुआ, 1986 का जो आपको मैंने बताया था कि 1955 के अधिनियम में पहली बार संशोधन 1986 में हुआ है और आज तक 6 बार संशोधन उसमें हुआ है। जो 2019 में भी आपको CAA या CAB के रूप में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल
देखने को मिलता है 19 वाला। तो उसमें ये क्या है, ये संशोधन किया गया है कि 1955 में हमें जो तरीके बताए गए हैं उसमें और क्या क्या चेंज किया गया। तो 55 में तो सीधे बता दिया गया जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण, देशीकरण, अर्जित भूमि के आधार पर बता दी, लेकिन इसका भी फायदा लोग उठाने लगे। तो क्या हुआ कि 1986 में फिर 1955 के अधिनियम में संशोधन करके 1986 में क्या किया कि जन्म के साथ साथ कंडीशन लगा दिया कि आपके माता या पिता कोई भी भारत के नागरिक होने चाहिए, माता या पिता। ठीक है, फिर इसका भी फायदा। अब क्या करते, पाकिस्तान से लोग आते और इंडिया के किसी भी लेडी से शादी कर लेते क्योंकि उसकी माता तो भारत की नागरिक है, तो इस हिसाब से वो भारत की नागरिक, तो उनके बच्चे जो होंगे कौन होंगे, भारत के नागरिक हो जाते। तो इसका भी ये लोग फायदा उठाने लगे। फिर क्या हुआ 2003 में जब फिर से संशोधन होता है, तो आपने देख लिया कि सबसे पहले तो 1986 में होता है संशोधन, 1955 के अधिनियम में पहली बार तो 86 में संशोधन होता है, उसके बाद फिर 92 में होता है। ठीक है, उसके बाद 2003 में होता है। तो 2003 में फिर इस जन्म के आधार में एक और चीज़ बता दिया कि भैया देखो, पहले तो ये था कि माता या पिता, अब क्या है कि माता पिता दोनों भारत का नागरिक होने चाहिए और दोनों वैलिड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि फेक तरीके से आपने सिटीजनशिप ले लिया है, ऐसा नहीं कि आप मान लो 7 साल आपको अगर रहना है और 7 साल की जगह आपने रहा 1 साल है और संसद को गलत मतलब झूठ कुछ भी ऐसा मान लो डॉक्यूमेंट्स वगैरह फेक बनवा के आपने पेश करके आपने ऐसा करवा लिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो दोनों वैलिड भी होने चाहिए। तो इस जन्म के आधार में पहले क्या कि 1986 में माता या पिता में दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होने चाहिए। 2003 में क्या किया कि ये इसके साथ कंडीशन और जोड़ दिया कि भैया आप माता पिता दोनों नागरिक होने चाहिए और उसके साथ दोनों के दोनों वैलिड होने चाहिए। आपका जो यहाँ का सिटीजनशिप है वो सही तरीके से लिया गया हो, आप अवैध प्रवासी नहीं हो। इस हिसाब से इसने इसमें टर्म एंड कंडीशन जोड़ा। फिर देखो वंश के आधार पे क्या होता है, पिता के वंश के आधार पे ये बात कही गई। इसमें कहा गया जैसे कि नागरिकता अधिनियम जो थी ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, उसमें ये कहा गया कि भैया देखो वंश के आधार पे जब बात होगी तो पिता के वंश को काउंट किया जाएगा। तो अब मान लो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और मान लो ये क्या कहते हैं, जब हिंदू को अलग प्रायोरिटी और मुस्लिम को अलग प्रायोरिटी दी जाएगी तो धर्मनिरपेक्ष का है। ठीक है, तो सेम आप ये देखो, जब हमारा संविधान पुरुष और महिला में कोई भेदभाव नहीं करता तो फिर यहाँ पे ऐसा क्यों था कि पिता के वंश के आधार पर ही वंश काउंट की जाएगी, माता की कोई वैल्यू क्यों नहीं थी? क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज को आप बढ़ा रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि 1992 में इसमें इस कमी को दूर कर दिया गया। बोला कि भैया माता या पिता किसी भी एक के वंश के आधार पे आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी कि आपके मतलब दादा दादी या पूर्वज जो भी है या माता पिता जो भारत के नागरिक रहे हों। ठीक है, उसके बाद बात आती है पंजीकरण की यानी रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, ये बाई बर्थ हो गया, ये बाई डिसेंट हो गया, ये बाई रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, बाई नेचुरलाइजेशन, ये वाला सिस्टम हो गया। ठीक है, तो आप ये देखो पंजीकरण में क्या होता है कि पहले तो 6 महीने था। आपने सबसे पहले देखा कि रजिस्ट्रेशन के दौरान जब पाकिस्तान से इंडिया आया तो उनको रजिस्ट्रेशन करने के 6 महीने बाद नागरिकता मिल जाती थी। तो सबसे पहले तो 6 मंथ था, उसके बाद इसको बढ़ा के 5 वर्ष कर दिया गया और 7 वर्ष आज के डेट में कि अगर रजिस्ट्रेशन के द्वारा अगर आप इंडिया में आना है तो ये तो तरीके हैं भारत में आने के, यानी भारत की नागरिकता लेने के। तो जन्म के आधार पर नागरिकता भी आप ले सकते हैं, वंश के आधार पर भी नागरिकता ले सकते हैं। पंजीकरण के जो रजिस्ट्रेशन के लिए है, तो रजिस्ट्रेशन के साथ क्या क्राइटेरिया है कि आपको कम से कम 7 वर्ष पहले इंडिया में रहा होना चाहिए, यानी आप पहले 7 वर्ष इंडिया में रहे हो। ठीक है, ये चीज़ कह रहा हो कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म तभी डाल सकते हैं जब आप 7 वर्ष इंडिया में रह चुके हैं, तब आपको नागरिकता दे दी जाएगी। तो जरूरी ये नहीं है कि नागरिकता उसके बाद आपको मिल ही जाएगी, आप एलिजिबल हो जाएंगे। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आप नागरिकता प्राप्त कर सके। उसके बाद यहाँ के सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार आपको नागरिकता देती है या नहीं, क्योंकि इसके वैलिडेशन की जाँच सरकार और उसकी अथॉरिटी करेगी। ठीक है, तो पंजीकरण भी आपने देख लिया। पंजीकरण के दौरान बाई रजिस्ट्रेशन के द्वारा किसी फॉरेनर को अगर इंडिया की नागरिकता लेनी तो उसको पहले 7 साल रहना पड़ेगा। उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके जमा करके और वो उसको वैलिड प्रूफ देना पड़ेगा कि उसने 7 साल यहाँ पे इंडिया में सचमुच बिताए हैं। उसके बाद होता है देशीकरण, नेचुरलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि इसके साथ 3 क्राइटेरिया हैं। जैसे आपने या तो कला यानी आर्ट या साइंस में आपका कोई योगदान हो। जैसे मान लो इंडिया में अगर बाई नेचुरलाइजेशन आपको आना है, जैसे अदनान स्वामी भारत के नागरिक बने थे तो वो तो पाकिस्तान के हैं,
लेकिन भारतीय नागरिकता उनको कैसे मिली? इसलिए क्योंकि उनका कला में योगदान था। विज्ञान में उनका कोई योगदान नहीं था, लेकिन कला में योगदान था। अब भारत के लोग, भैया भारत की सरकार तो तेज है ही, अब इन्होंने सोचा कि भैया देखो कुछ कुछ लोग जो हैं इंडिया से दूसरी जगह जाके बस गए हुए हैं, ठीक है, और उनका जैसे कि साइंस में बहुत बड़ा योगदान है उनका, या बहुत बड़े मान लो कलाकार वगैरह हैं, तो वो अगर कलाकार हमारे इंडिया से जुड़ेंगे तो हमारे इंडिया का नाम ना होगा। इसीलिए उनके लिए क्या किया, इनके लिए एक नेचुरलाइजेशन ला दिया गया, निदेशीकरण की एक विधि ला दी गई, जिसके द्वारा अगर आपका कला या विज्ञान में आपका योगदान हो, तो अदनान समी का तो जानते हैं सिंगर है, तो उनका कला में योगदान है, ठीक है। और उसके बाद भारतीय भाषा जानते हो, भारतीय भाषा ये नहीं कि 10,000 15,000 जो आप भाषा इधर उधर का सुन लेते हो वो भारतीय भाषा नहीं। भारतीय भाषा का मतलब ये है कि शेड्यूल 8 में, मैंने आपको जब शेड्यूल अनुसूची पढ़ाया था, आप पिछले लेक्चर में जाकर देखेंगे, तो शेड्यूल 8 में बताया था कि भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, उसके बाद फिर बाद में संशोधन करके उसमें 22 भाषाएं तक जोड़ी गई हैं, ठीक है। तो उस 22 भाषा में से कोई एक भाषा आपको आना चाहिए, और अदनान सामी को तो हिंदी आता ही आता है और इंग्लिश भी आती है, ठीक है। तो इसलिए आप ये देख लिए कि इसमें देशीकरण की प्रवृत्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपका कला या विज्ञान में योगदान हो, ठीक है, आप भारत में भारतीय भाषा जानते हो, और उसके बाद भी क्राइटेरिया है कि पहले आप 10 वर्ष रहे हुए हो, ठीक है। तो 3 कंडीशन है देशीकरण की तरह की विधि से लेने के लिए, उसके लिए 3 कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे। जैसे पहले आप 10 वर्ष रहे हो, आपको कला या विज्ञान में योगदान हो, और आप भारतीय 22 भाषाओं यानी 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा आप जानते हो, ठीक है। उसके बाद है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि के द्वारा क्या होता है, सिक्किम जैसे 1975 होता क्या है कि अर्जित भूमि, मान लो भारत इन फ्यूचर कोई भी कंट्री या कोई भी स्टेट को हथिया लेती है, ऐसा भारत ने तो किया नहीं है, लेकिन मान लो कोई भी कंट्री भारत हथिया लेती है, सॉरी इंडिया, भारत की कोई भी इंडिया जो है कि मान लो भारत से बाहर की कोई भी क्षेत्र को अर्जित कर लेती है, यानी उसको अपने अंदर समाहित कर लेती है, तो मान लो वहाँ के लोग भी तो भारत के नागरिक हो गए ना। अब आप अपने मन से किसी क्षेत्र को हथिया लोगे तो वहाँ के लोगों को क्या भगा दोगे? नहीं, तो वहाँ के लोगों को आप डायरेक्ट नागरिक बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये देख लिया कि अर्जित करने के 5 तरीके हैं। तो आप अर्जित भूमि यही होता है यार कि मान लो इन फ्यूचर कोई भी इंडिया का हिस्सा नहीं है, इंडिया का हिस्सा बाद में बनता है, तो वहाँ के जो नागरिक भी हैं तो वो ऑटोमेटिक भारत के नागरिक बन जाएंगे, ठीक है। तो जन्म के आधार पर नागरिकता आपने देख लिया, ठीक है। वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, और अर्जित भूमि के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब याद रखिएगा कि ये जो है ना, याद आपको रखने के बस इस 5 है, जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और अर्जित भूमि। इसके बाद ये डेट वेट ना कोई काम वाम का है नहीं, क्योंकि आपको ऐसे भी याद रहने वाला है नहीं, लेकिन याद रह जाए तो बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि गरीब कोई भी कंपटीशन वाला जो एग्ज़ाम है वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। चलिए, हमने प्राप्ति के 5 तरीके देख लिए, अब समाप्ति के 3 तरीके देखेंगे, ठीक है। 3 तरीके में सबसे पहले आप देखेंगे परित्याग। 1 मिनट में हाईलाइटर यूज़ करता हूँ, रुक जाइए। हाँ, परित्याग, ठीक है। अब परित्याग क्या है? जो स्वेच्छा से छोड़ दे। आपको बताता हूँ क्या है। अगर आप 18 वर्ष प्लस के हैं, आप बालिग हैं, अपने मन से, अपने इच्छा से, किसी के बिना फोर्स किए हुए नहीं, आप अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता त्यागते हैं ना, तो यहाँ की नागरिकता मतलब भारत की नागरिकता आप चाहते हैं कि नहीं है मुझे नहीं चाहिए, आप छोड़ देते हैं, तो आपकी नागरिकता यहाँ से समाप्त हो जाएगी। लेकिन कुछ दिन तक वो बना रहेगा, जब कंडीशन बताया ना, जब अगर मान लो भारत अगर युद्ध वगैरह की स्थिति में फंसी हुई हो, तो उस समय इस चीज़ आपके ये जो एप्लीकेशन है ना, इनको पेंडिंग कर रख दिया जाएगा, और जब जैसे युद्ध से बाहर आती है तो आप यहाँ के नागरिक नहीं रह जाएंगे। तो खुद अपनी मर्जी से छोड़ोगे तो नागरिकता समाप्त। उसके बाद बर्खास्तगी से, इसमें क्या सिस्टम है दूसरे में कि अन्य देश की नागरिकता अगर धारण करते हो ना, तो यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आपको मैंने बताया ही कि अगर आप दूसरे देश की नागरिकता धारण करते हैं तो आपको इंडिया की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो यह बर्खास्तगी के तहत होता है। वंचन, यानी वंचन माने क्या होता है कि आपके उस मतलब जो नागरिकता है, आपकी नागरिकता उसको छीन लेगा वो, ठीक है, आपके नागरिकता को कम कर देगा, यानी छीन लिया, समाप्ति कर दिया ना। अब देखो क्या है, यानी आपको उस चीज़ से वंचित कर दिया। तो देखो नागरिकता से वंचित किस कंडीशन में आप हो सकते हैं, जैसे आप लगातार 7 वर्ष या उससे ज़्यादा टाइम से आप भारत से बाहर रह रहे हों और भारत सरकार को इसकी जानकारी ना हो, ठीक है। दूसरा, या तो आपने फर्जी तरीके से नागरिकता लिया हो, ठीक है, यानी आप अवैध प्रवासी हैं और फेक डॉक्यूमेंट्स बना के आपने नागरिकता यहाँ की ले ली, ठीक है। या आप यूँ हो सकता है कि आप देश विरोधी गतिविधि में हो,
फिर भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। या आप गवर्नमेंट संविधान का आप अपमान कर रहे हैं, संविधान में आपको भरोसा ही नहीं है, देश के लॉ एंड ऑर्डर में आपकी मतलब आपका भरोसा नहीं है, तो भी आपको वंचित कर दिया जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कहीं भी कि हाँ भारत का संविधान एकदम खराब है या भारत के संविधान की आप अवहेलना नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में या भारत के नागरिक होकर आप किसी और कंट्री का सपोर्ट करेंगे तो भी आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो आप याद रखिएगा कि इन सब काम करने से बचिएगा, जब तक बच रहे तब तक बच जाइए, नहीं तो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद यही नोट में लिखा हुआ है कि स्वेच्छा से अगर परित्याग करते हैं, जैसे कि आप अपनी मर्जी से अगर छोड़ते हैं नागरिक, यही परित्याग की स्थिति में फर्स्ट वाले में, अगर आप अपनी मर्जी से नागरिकता छोड़ते हैं तो आपके बच्चे भी नागरिक नहीं रह जाएंगे। उसके बाद अगर उनको नागरिकता लेनी होगी तो जो 5 तरीके हमने देखा यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, उसी 5 तरीके में से कोई एक तरीका आपको फुलफिल करके आना पड़ेगा, ठीक है। यानी बाई रजिस्ट्रेशन या बाई न्यूट्रलाइजेशन ऐसे इस हिसाब से आपको आने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप ये देखिए हमारा जो लेक्चर है ना अप्रॉक्स आपको बताता हूँ, टोटल हो गए 53-54 मिनट के, जो मैंने सोचा था 30 मिनट में हो जाएंगे, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा बड़ा था, लेकिन इसको एक साथ समेट देना ठीक है। अब इसके आगे जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे यानी लेक्चर नंबर 8 में, तो लेक्चर नंबर 8 में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग सिटीजनशिप ही देखेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे जैसे लेटेस्ट अमेंडमेंट, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है, CAA जिसको आप जानते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और बिल और एक्ट तब बनता है, बिल कोई भी बिल जब संसद में पेश की जाती है, जब उस पर कानून बन जाता है और राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तो उसके बाद वही बिल एक्ट बन जाता है। जरूरी नहीं कि हर बिल एक्ट बन ही जाए, ठीक है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देखेंगे, NRC देखेंगे, CI, उसके बाद ये देखेंगे क्या कहते हैं NPR देख लेंगे हम लोग, क्यों NRC में बहस हो रही थी, क्या है NRC वगैरह, हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। इसके बाद वाले लेक्चर में फिर हम लोग देखेंगे कि PIO क्या होता है, NRI कौन होते हैं, ठीक है, OCI क्या होता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आधे घंटे में ख़त्म करेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद CAA और NRC पे एक दिन डिबेट अपन चलाएंगे, जिस दिन 1-1.5 घंटे का होगा डिबेट इस पर, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए आप लोग आराम कीजिए। तो इसमें ज़्यादा दिमाग वाग मत लगाना, ये जो एक्ट है ना 1955 का, इसको बस इतना याद रखना कि कोई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 है, उसमें 6 बार संशोधन हुए हैं, कौन कौन बार है वो आप देख लेना, 6 बार संशोधन हुए हैं, 6 बार संशोधन। और 1955 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में, सिटीजनशिप एक्ट में क्या है कि 5 तरीके बताए गए हैं नागरिकता प्राप्त करने के, 3 तरीका बताए गए हैं जिससे नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो ये आप याद रखना, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 याद रखना, ठीक है। और एकल नागरिकता है भारत की, ये भी याद रखना। और यानी भारत में एकल नागरिकता है, ये याद रखना। और क्या याद रखना है, दोहरी राज व्यवस्था है भारत में वगैरह, ये सब याद रखना। तब तो चलो ठीक है, तब तक के लिए बम बम बोले, जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, ठीक है।